नंगा करके पिटाई करी सब। पूरे कपड़े उतार देते थे? पैंट उतार दी, कुछ नहीं छोड़ा नीचे। पैर जो आज ये मेरे दोनों पैर हैं, ये हाथ की तरह से खोल दिए, बिल्कुल मिला दिए थे ऐसे। आज भी ये जोड़ हटे हुए हैं, तो शायद मैं अपना पैर जितनी बार भी ऊपर उठाऊंगा तो आपको आवाज़ बहुत दूर तक आएगी, हड्डी की कट कट आज भी आवाज़ है इन हड्डियों में। जिस डिग्री को 3rd डिग्री को फिल्मों में कभी देखा था वो अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। और भी ऐसे वॉशरूम होते हैं कि उनके गेट भी आधे होते हैं, कभी कोई फांसी ना लगा ले या कोई आत्महत्या ना कर ले, उन पर नज़र भी रखी जाती है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है। आप ये सब झेल रहे थे, तो ये वकालत करने का कैसे सोचा कि चलो अपना केस मैं खुद ही लड़ता हूँ और खुद ही अपने आप को न्याय दिलाऊंगा? कि नाउम्मीद जिंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। मैं तो शून्य था, आज भी मेरे पास पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं रहा था मेरे पे। टूटे सपने के साथ, टूटे शरीर के साथ जिया 12 साल तक। जो मेरे ऊपर हुआ था वो मिटाना था मुझे। रिश्तेदार, उनका कैसा रवैया था? वो है ना कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। तो इस बीच में सारी बात आ गई। जब मुसीबत आवे कुछ ही चंद लोग रहते हैं, खुद के चुने हुए लोग रहते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। और मुकदमा तो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ दे। और मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं था, फांसी का मुकदमा था, पुलिस का मुकदमा था। कोर्ट में खुद का ही केस लड़ते हैं तो आप एक वकील की जगह पर खड़े होते हैं या फिर जो एक अक्यूज्ड होता है उसकी जगह पर खड़े होते हैं? ट्रांजिशन कैसे होता है? ये मैं अपने केस में आरोपी भी था, कटघरे के अंदर भी और कटघरे के बाहर भी। जब तक मेरी सारी एविडेंस कंप्लीट नहीं हुई, सारी जीरा कंप्लीट नहीं हुई, तब तक मैं एक एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जिस दिन फैसला आना था, मैंने कानून के पेशे का, वकालत के पेशे का सम्मान करते उस दिन मैंने कोट नहीं पहना। 18 साल का एक लड़का जिसे पुलिस उठा लेती है एक झूठे केस में, उसे पुलिस ले जाकर जेल में बंद कर देती है। वो लड़का करीब 2 साल से भी ज्यादा वक्त जेल में गुजारता है। जेल में उस पर टॉर्चर होता है। यहाँ आप गौर कीजिएगा, वो लड़का निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जेल में उसे हर तरीके का टॉर्चर झेलना पड़ता है। किसी तरीके से 2 साल के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आता है, लेकिन अब समाज बदल चुका है। ऐसे में वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने का सोचता है। वो खुद से वकालत करता है, अपना जो केस है वो भी खुद ही लड़ता है। और क्या होता है, अपना केस करीब 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद जीत जाता है और बाइज्जत बरी होता है। ये फिल्मी सी कहानी है एडवोकेट अमित चौधरी की, जो आज हमारे साथ है यहाँ पर। मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच अमित। ये बताइए, क्या है आपकी कहानी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? मैम, वो ज़िंदगी की, वो मेरे जीवन की कहानी तो नहीं मैं उसे कहूँगा, संघर्ष कहूँगा 12 साल का। और वो ऐसा संघर्ष है कि शायद ईश्वर किसी को भी ना दे वैसा संघर्ष, कि जहाँ मैं तो देश का जवान बनने का सपना मैंने सोचा था। और महज 15 दिन शेष थे, एनसीसी में सी प्रमाण पत्र भी मेरा प्राप्त मैंने किया है। और 12 अक्टूबर 2011 का वो मनहूस दिन है कि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गया हुआ था। और जैसे ही शामली से उस गांव में 3 बस जाती है पूरे दिन में, 2 बस जा चुकी थी, तीसरी भी निकल चुकी थी। वो बस मैंने दौड़ के पकड़ी। मैं सोचता रहा कि काश वो बस छूट जाती। तो ज़िंदगी आस और काश में बीती है। काश तो ये रहा कि बस छूट जाती है, और आस ये रही कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। क्योंकि वो 12 अक्टूबर का जो मनहूस दिन है, मैं उस गांव में गए हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे। और वहाँ पे उन दिनों 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था, सुमित कहलो, सुर्खियों में था। उसकी गांव में गैंगवार भी थी, दर्जनों उस पर मुकदमे थे। उसने उस रात अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया था, जिसमें हमारे एक कांस्टेबल जी की पुलिसकर्मी थे जो वे शहीद हो गए थे। एक की काफ़ी उपचार के बाद जान बची। तो ये केस इतना हाईलाइट था, शासन स्तर पर इस मामले में पुलिस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव था। इस मामले का संज्ञान सीधा आदरणीय मायावती जी ने लिया था। उस टाइम उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री ब्रजलाल जी थे। तो शासन स्तर से इस केस पर काफ़ी नज़र रखी जा रही थी। और हाईलाइट का एक कारण ये भी था, जैसे 12 अक्टूबर 2011 को शामली जनपद में ये हाईलाइट घटना हो जाती है। 28 सितंबर 2011 को शामली ज़िले का गठन हुआ था। महज 15 ही दिन के आसपास ज़िला बने हुए थे। तो सारी व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर से ही संचालित हो रही थी, क्योंकि नया नया वो ज़िला बना था। अब 14 अक्टूबर 2011 को सहारनपुर में उसी तरह की एक वहाँ पे घटना होती है। वो सहारनपुर का कोई बदमाश था, उसने वो घटना की।
वहाँ पर भी एक हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, दोनों की राइफलें लूटी गई। तो मंडल में 4 सिपाहियों की पर हमला, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी शहीद, 2 की मुश्किल से जान बची और दोनों की राइफलें लूटी गई हो, तो आप समझ सकते होगे कि क्योंकि हमला किसी आम आदमी पर नहीं हुआ था, सीधी हमारे कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी अपराधियों ने। तो सीधा आदरणीय मायावती जी ने इस केस का संज्ञान लिया, जो माननीय मुख्यमंत्री थी उस टाइम उत्तर प्रदेश की, और इस केस में बहुत सारी ताबड़तोड़ दबिश दी गई। 100-200 के आसपास इस केस में लोग उठाए गए थे। घटना करने वाले इस केस में चंद ही लोग थे, लेकिन मुकदमा कितने लोगों पर लिखा गया? 17 लोगों पर। 17 में से 2 आदमी जेल में थे, पहले से ही बंद थे, उन पर घटना की साजिश 120B के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी 15 लोग इस केस में जेल गए। उनमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं था, सबसे निर्दोष मैं था, सबसे निर्दोष कह रहा हूँ, सबसे कम उम्र का मैं था और निर्दोष भी मैं था। टूटे सपने, टूटे शरीर के साथ सफ़र किया 12 साल तक। तो इस केस में जब मैं अब उस गांव में अपनी बहन के यहाँ पे उस गांव में गया हुआ था, 12 अक्टूबर का दिन था वो, मुझे गांव में गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। गांव से दूरी पे लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास वो जहाँ घटना हुई, वो जो उस गांव में भी वो घटना नहीं हुई। वो घटना थाना भवन की मस्तगढ़ पुलिया पर हुई और वो गांव है कैल शिकारपुर, जिनके बीच में आपस में 6 किलोमीटर की दूरी है। तो उसकी गांव में गैंगवार थी, वो अपराधी उस गांव का था जिसने घटना की थी। उस गांव में कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ ही परिवार रहते हैं, मतलब जैसे 4-5 खानदान बोलते हैं, 4-5, तो शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जिस पे मुकदमा न लिखा गया हो। तो मैं भी अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था बहन के यहाँ, तो मेरा भी वहाँ पे वे लोग भी उठाए गए जिनके यहाँ मेरी बहन थी। तो कुछ लोग छोड़ दिए गए। अब उठाने और छोड़ने के बीच में क्या व्यवस्था हुई होगी वो आप भली भांति जानते हैं। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मुझे भी जब उस गांव में मैं घटना ये हुई और मैं अपने गांव वापस आ गया, तो मेरी लोकेशन उस गांव की तो मिलेगी, घटनास्थल की थोड़ी मिलेगी। तो कुछ दिन बाद जैसे उन्होंने अपनी जांच करी, वो करी, काफ़ी लोग उठा रखे थे, तो उन्हें ये भी मालूम हुआ कि वो उस दिन इस गांव में बाहर का भी लड़का आया था कोई। तो मेरा गांव भी वेस्ट यूपी में चर्चित गांव है, किरठल है बागपत जिले में। और तो उन्होंने सोचा किरठल का लड़का बाहर का आया था, तो एक मन में उनके संदेह हुआ कुछ इस तरह से। तो जैसे ही वहाँ से सूचना आई, जब वे लोग उठाए गए, तो सूचना आना तय था जिनके यहाँ मेरी बहन है कि भाई अमित को भी पूछ रहे हैं इसकी। मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे इस केस में? कह रही वो आया था उस दिन। भाई आया था, मैं घटनास्थल पे था, मेरे तो उस बदमाश को नहीं जानता मैं, उस हमारे जो कांस्टेबल शहीद हुए उनसे कोई रंजिश नहीं। कह रही कि पुलिस आने लग रही। अब वो अजीब आप समझ सकते हो, जब आपको पुलिस पकड़ने आ रही हो और यही ना पता हो क्यों आ रही है पकड़ने, तो क्या फील होगा। मैंने ये जानकारी अपने पिता को दी। अच्छा, ये आपको तब पता चला जब आप अपने गांव अपने वापस गांव में आ गए थे? गया। मैंने ये जानकारी अपने पिता को दी। मेरे पिता का आँख में लेंस मोतियाबिंद था उनके, तो आँख में लेंस उनने वहाँ पे डलवाया था हरियाणा के मधुबन में करनाल के पास। और वो कैंप में हमने जो लेंस वहाँ पे डलवाया था वो भी निःशुल्क हमने डलवाया था। वहाँ पे सैफ अली खान जी कैंप लगवाते हैं, निःशुल्क कैंप डलता है। मेरे परिवार की न्यू एजुकेशन ज़रूर रही है, लेकिन हम बहुत ही मध्य वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वो मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो तांडव याद है कि मेरे घर में कैसी हालत हुई थी। गांव के इतिहास में शायद इतनी पुलिस ना आई हो। 24 अक्टूबर 2011 का दिन है। तो जैसे ही कुछ लगभग 8 या 9 बजे के आसपास मैंने अपने पिता को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो कोई भी पिता अपने बेटे को ऐसे ही नहीं पुलिस को दे देगा कि आएगा आप इसे ले जाओ, जो आपको करना कर लो। तो हमें यही समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों में हमने कभी फेस ही नहीं की थी। पुलिस, थाने, कचहरी, कोर्ट कभी नहीं फेस की थी। अब एक गांव का आदमी जो कभी गांव से नहीं जाता, अपना खेत से मतलब रखता हो या घर से मतलब रखता हो, तो क्या ही समझ में उनके। तो आदमी यही तो सोचेगा कि चलो भाई अपने बच्चे को किसी आस पड़ोस में या परिवार कुनबे में उनके यहाँ से। और मैं कह रही कि मैं फेस करूँगा, मेरे पिता के लफ्ज़ थे। तो पुलिस आती है, मेरे पिता को उठाती है, गाड़ी में बैठाती है, ले जाती है। मुझे ही कहाँ नींद आ रही थी, मैं भी वहाँ पे आसपास ही था, परिवार के थे उनके बीच में। तो जैसे ही मैं सुबह लगभग 3 से 4 बजे का समय था, जानकारी हुई कि भाई बहुत सारी पुलिस आई थी ऐसे से, तो मैं रोने लगा और रोया भी, खूब रोया। रोने के बाद मैं अपने घर का जो तांडव देखा, वो सारी हमारी खाट सब टूटी हुई थी, सामान सब घर का खिंडा हुआ था, और हमारा इन्वर्टर भी था, लैंप
होता है जब वो लैंप मिल, तो ये सब सामान वगैरह क्यों तोड़ा गया था? उनकी राइफलें लूटी गई थी। उन्हें ये संदेह था कि कहीं राइफल ना हो यहाँ पे, अच्छा। तो इसलिए सामान जैसे कपड़े निकाल के फेंक रखे थे, खाट सब तोड़ रखी थी, जैसे गांव में चूल्हा होता है वो सब तोड़ रखे। पूरा तांडव जितना उनसे मचाया जा सकता था वो मचाया। बस फिर मेरी माँ को नहीं उठाया उन्होंने, इसलिए नहीं उठाया कि शायद अगर वे उठाते तो मेरी माँ की जान भी जा सकती। मेरी माँ बहुत बुजुर्ग हो रही है, और जब वे मेरे पिता को उठा कर ले गए तो मेरी माँ की हालत खराब हुई तो थोड़ी। उस वक्त घर में और कोई नहीं था, बस बूढ़े मेरे माँ बाप? बुजुर्ग माता पिता ही रहते हैं घर पे, और मैं उनके पास रहता था। मेरे पिता ने मुझे बराबर में जो हमारे परिवार कुनबे के थे उनके यहाँ पे सुला दिया था कि तुम यहाँ सो जाना। तो जब आया तो मेरी माँ इतनी घबराई हुई थी, जो भीड़ देखी थी, वो जो तांडव देखा था, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी माँ ने कहा, और वे तुझे मार देंगे। तो ये शब्द सुन के, मैं कोई क्रिमिनल नहीं था, 18 साल से 18-20 दिन मेरे ऊपर हुए थे, अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसी बात सुन के माँ ने ऐसी बात बोल दी, पिता को, पुलिस को। और मैंने दहशत सिर्फ 2 ही कंडीशन में फेस करी। एक तो जब आदमी बीमार होता है तब उसके पेट में दर्द होता है, पेट में जो दर्द होता है, एक दहशत में पेट दर्द होता है। मेरे एक अजीब सी पेट दर्द हुआ ये बातें सुन के, और मैं आज भी मुझे याद है कि मेरे से गाँव पार नहीं हो रहा था, मैं इतना घबराया हुआ था, और मैं क्यों भाग रहा था मुझे ये भी नहीं पता था। फिर उसी गांव के एक सज्जन मिले मुझे, अंकल, वे मुझे गांव से कुछ 100 रुपये के आसपास उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने बस में बैठाया। मेरे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कहाँ। तो मैं BA सेकेंड ईयर के पेपर दिए थे, बागपत में सरूरपुर गांव है। 24 अक्टूबर की रात तो मेरे पिता उठा लिए थे, जो दिन था उस दिन में पूरा दिन भाग रहा हूँ, गाँव से निकला जा रहा, कोई खाना दे रहा तो खाना खा लिया, खाना भी नहीं खाया जा रहा। तो मैं 24 अक्टूबर को बागपत के सरूरपुर में पहुंच जाता हूँ, लगभग 3-4 बजे का समय था। तो वहाँ मैं एग्ज़ाम दिए थे, तो सभी जानते हैं बागपत के सरूरपुर की मेरी दादी थी, उनके परिवार के लोग सब बैठे थे। तो मैं उन्हें बताया भी, ऐसे नहीं कि मैं उनके घर में ऐसे ही जाकर बैठा, मैं बताया कि मेरे साथ ये समस्या है, वे ठीक रहे। लेकिन उसी बीच में काफ़ी लोग उठाए हुए थे, मेरे पिता भी हिरासत में उन्होंने लिए हुए थे। काफ़ी रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे कि अगर अमित आए तो हमें बता देना। अब भगवान जाने, उन्होंने बताया, आया, पुलिस खुद आई। तो मैं वहाँ पे 4 बजे से पहुँचा था, 8 बजे के आसपास वो पूरा घर पुलिस ने घेर रखा था। उन्हें मेरा हुलिया मालूम नहीं था, उन्हें मेरी शक्ल मालूम नहीं थी। उन्हें था कि किरठल में बताया ना, जैसे आपको पहले मेरा गाँव चर्चित गाँव कि किरठल का लड़का है, पुलिस सिपाही हत्याकांड में उसका नाम आया, तो कहीं ना कहीं वो खूंखार अपराधी होगा। और मैं अपनी ज़िंदगी में मारा था किसी का एक थप्पड़ भी, एक चाटा भी नहीं मारा था किसी का। तो आए तो पूरे गुस्से में थे। ऊपर को मैंने नज़र दौड़ाई तो सब हथियारों से लैस थे, काफ़ी भीड़ थी पुलिस की, 1-2 हमारे रिश्तेदार भी साथ थे उनके। तो मेरे से पूछाते ही कि बेटे अमित कहाँ है? तो पहले तो मैं बोला ना, क्योंकि मैं बहुत ही हल्का सा था। हाँ, एक दौड़ 18 भी साल का लड़का सही। एकदम। मेरे जवान भी पूर्ण रूप से जेल में हुआ, 18 से 21 साल का समय मेरे जेल में बीता। तो मेरे से बार बार पूछ रहे कि अमित कहाँ है? मैं 1-2 बार तो चुप रहा, क्योंकि डर जाते हैं आदमी पुलिस को देख कर। तो एक बुजुर्ग अम्मा थी वहाँ पे घर पे, उन्होंने कहा कि इस लड़के ने कुछ नहीं किया। कह रहे ये अमित है? मैंने कहा हाँ जी मैं अमित हूँ। तो कह रहे ये तो हमारे बच्चों से भी छोटा। फिर ये उनके ये लफ्ज़ आज भी मुझे याद है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसने लफ्ज़ बोले थे, लेकिन मुझे नाम याद है किसने लफ्ज़ बोले थे। तो उन्होंने ऐसे मेरी उंगली ऐसे पकड़ी, जैसे उंगली पकड़ती है ऐसे फंसा लेती है पुलिस, किसी एक ने पेंट में पीछे से हाथ डाला। तो लीगल रूप से वे क्या करते कि जांच पे उन्हें दबिश देनी होती है, लोकल थाने को सूचना देनी होती है। उन्होंने कोई किसी को सूचना दी थी। तो जैसे मुझे उठाया गया, बागपत जनपद की पुलिस को सूचना मिली, तो उनका पीछा भी किया बागपत पुलिस ने। तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि साहब बागपत पुलिस पीछे है। तो उन्होंने कहा कि नहर से लेके आओ उसे। फिर ये भी कहा कि हम पहुँचने यहाँ मत लाना, मीडिया है यहाँ पे। मुझे उसी थाने में लेके हुए जहाँ का हमारे कांस्टेबल शहीद हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने उस हवालात में, जैसे अंदर पैर हवालात में ना बंद करके अपने ऑफिस में ले गए, जहाँ पे उनका ऑफिस होता है, काम चलता रहता है। तो बैठने से पहले गुस्सा तो था ही, और गुस्सा उनका जायज़ इसलिए था कि उनका पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ था, उनका क्या हमारा भी है। लेकिन ये तो देखते कि किसकी पिटाई करनी। कह रहे कि बात पूछने से
पहले इसे साहब कूट लो, ऐसे सब जो सुनाई दे रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने एक फट्टा लाए हुए और 10-15 ही मारे वहाँ पे, तो उसमें थाना माउंट थाने में ऐसे। अब मैं पुलिस पे पिटा ही नहीं था कभी, तो मुझे क्या पता कहाँ पे मारेंगे उसे। अब मैंने सोचा यहीं मारते हो गए हाथ पे ही, तो भाई यहाँ तक लग रहे थे, यहाँ की खाल उतर गई थी लगती। खाल उतर गई थी, ऐसे डंडों से मारा? वो जो एक उसमें फट्टा होता है जैसे चमड़े का होता है, उसमें एक हैंडल होता है पकड़ने का, तो उसे ऐसे मारते हैं हाथों को, जैसे पीछे भी मारते हैं, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा ऐसा। तो ऐसे मारे हो तो उन्होंने मेरी यहाँ से खाल उतर गई। खाल उतरने के बाद फिर कह रहे कि रोटी लाओ उसके लिए। अब मैंने रोटी को मना किया, सामने सब आ जाएगी मत दो, मर थोड़ी जाएगा साला। तो फिर उसके बाद 2 अधिकारी आए, उनके सामने ले जाया गया, तो जो बात थी वही बताई मैंने, मेरा क्या मतलब। उसके बाद उनका इशारा मैं समझ गया था, उनका इशारा था कि कूटो सालों को। फिर वहाँ से लेकर निकल गई। मुजफ्फरनगर का सिविल लाइन थाना था, वहाँ की हवालात में जाके बंद कर दिया। पहले भी अपने ऑफिस ले गए, जो बराबर में सिविल लाइन थाने से मिला उनका ऑफिस है, एसओजी का ऑफिस हुआ करता था, अब तो क्राइम ब्रांच बोलते हैं उसे। वहाँ पे मेरे पिता थे, वे मेरे पिता छोड़ दिए उन्होंने जाते ही। तो मेरे पिता ने जैसे वे हाथ देख के मेरे, वे आंसू लेकर लौट के अपने वहाँ से 12 दिन 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कोई रिकॉर्ड में मेरी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई। 24 अक्टूबर को तो वे 5-7 फट्टे लगे थे बस मेरे, हवालात में बंद कर दिया। जो 25 अक्टूबर की सुबह थी, बड़ी दर्दनाक सुबह थी। वो ऐसी सुबह थी कि जिस अमित का पहला वो शरीर था, वो शरीर नहीं बचा था। सुबह ही आए, उस हवालात में कोई पिटाई नहीं करते थे, उनके बराबर में जो ऑफिस था उस टॉर्चर रूम में भी लेकर मुझे चले गए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक दीवार से मिला दिया, और मेरे पैर जो आज ये मेरे दोनों पैर हैं, ये हाथ की तरह से खोल दिए, बिल्कुल मिला दिए थे ऐसे। आज भी ये जोड़ हटे हुए हैं, तो शायद मैं अपना पैर जितनी बार भी ऊपर उठाऊंगा तो आपको आवाज़ बहुत दूर तक आएगी, हड्डी की कट कट आज भी आवाज़ है इन हड्डियों में। और दबाए नहीं थे सिर्फ, एक अधिकारी थे, तो हेल्दी भी थे, थोड़े से स्वास्थ्य अच्छा था उनका। मेरे पैरों पे पैर खोलने के बाद जब मेरी चीख निकल गई, बहुत चीख निकली सच में, बर्दाश्त भी नहीं कर पाया था। और उन्होंने दबाव, इतना दबाव डाला कि ऐसे दबाव भी डाला उन्होंने मेरे पैरों पे, और थप्पड़ चाटे, ये तो कितने लगते थे इनकी तो कोई गिनती नहीं थी। उसके बाद फिर एक ऐसी टेबल थी और बड़ी कम्मच थी, इन पर पता नहीं कितनी बार बजाई, ये हाथों की चमड़ियाँ तक उधड़ गई थी। फिर ये जो उंगली है ये आज पीछे नहीं मिलने की, ऐसी इस दोनों ये सारी पीछे मिला दी थी। इसमें से आपको ये उंगली स्पष्ट रूप से नज़र आ रही होगी, ये आज भी टूटी हुई है, इसमें ये गैप दिखाई दे रहा है, मैंने एम्स में दिखाया से। तो उन्होंने कहा कि सब छेड़ो मत, दर्द नहीं है इसमें लेकिन गैप है। इस उंगली में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ मेरे, ये उंगली मिलाई उन्होंने, मेरे पैर खोल ले। अब ये 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच की बात बता रहा हूँ। फिर बात आई करंट पर। मैं जो जिस डिग्री को 3rd डिग्री को फिल्मों में कभी देखा था, वो अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। करंट में एक ऐसी इनका छोटी सी वो ऐसी वो थी, यहाँ पर एक स्विच था उनका, मेरे कानों पर चिमटी लगा दी, और उनका हाथ हटा नहीं था उससे, उसी पर रहता था। वे देखते थे कि इसे देना कितना है शॉट, तो जैसे ही वो लगाई तो मेरे पूरा माइंड अंदर से ऐसा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था सच में। और वो एक शॉट नहीं दिया, कई दिन तक दिया उन्होंने। और आज भी मेरे फेस पे, आधे फेस पे, याबास में मेरा इलाज चला जेल से आने के बाद, इस पे मेरे बहुत सूजन आ जाती है आधे फेस पे। अब ये भगवान जानते हैं वो उनके सोर्स आती है नेचुरल आती है, मैं ये भी नहीं कहता कि उसी वजह से आती है। करंट लगाया और फिर एक नया टॉर्चर, मेरे दिन याद नहीं है, टॉर्चर सारे याद है कि कौन से दिन कौन सा टॉर्चर किया। एक उनकी चेयर थी मेरी गर्दन उसमें ऐसे हो गई, और ये निचला हिस्सा मेरा बीच में बिल्कुल फिट, नीचे से वो कटी हुई थी, जिसमें जैसे डॉक्टर के वो आप जाते हो तो एक उनकी लेटने की होती है वो, और मेरे पैर हो गए ऊपर को,
ये निचला हिस्सा नीचे को और गर्दन ऐसे। अब पैर बांध दिए, पैरों पे तो लाठियाँ लग रही थी। नाक मकू वो उस बाल्टी में झाग का पानी था, पता नहीं सरफ था उसमें क्या था वे जानते हैं, लेकिन मुझे झाग दिखाई दी उस पानी में। नाक में को पानी उतार दिया आधी बाल्टी, नाक में को मेरे पानी। मतलब कैसे नाक में वो डाला? गर्दन मेरी ऐसी थी तो इस नाक पे पानी डालते थे गिलास से। अच्छा, ऐसे आपको लिटा देते थे और वो सर्फ का पानी नाक उस में समय डालते थे? कुर्सी से हिल ही नहीं सकता था, वो इस हिसाब की कुर्सी थी उनकी, ऐसी चेयर थी वो कटी हुई थी, तो उसमें ऐसे लौट रहे, ऐसे मेरी गर्दन थी, ऊपर को मोड़ रहा था, पैर मेरे बंधे हुए थे, पैर ऊपर को थे, ये हिस्सा नीचे था ताकि फिट बिल्कुल हिल ना सकूं। पैरों पे लाठियां लग रही थी और नाक मगुए पानी डाल रहे थे। और वो भी सर्फ का पानी डाल रहे थे नाक में? झाग थी उस पानी में, झाग ये नहीं कह सकता सर्फ का था क्या था। और एक ही सवाल पूछा, भारतीय राइफल बता पाए, और राइफल वही लोग तो बताएंगे जिसने घटना की हो। पूरा ये ऐसा टॉर्चर था कि इसमें जान निकल गई। कहते हैं ना कि आपने सर्दी में देखा होगा कि छोटे बच्चों को ये बोलते हैं कि सॉक्स पहन लो या आप स्लीपर पहन लो कि आपको ठंड लग जाएगी, क्योंकि जो पैरों से ही सब चीज़ शुरू होती है। उन्हें जैसे ठंड लगने की चिंता थी, तो ये जो पैरों पे मेरी पिटाई की गई उसका सीधा असर माइंड पर पड़ता है। तो पैरों पे इतनी लाठियाँ बरसाई, जैसे उन्होंने ऐसे पैर कर दिए मेरे पिलपिले, और पैर खोलने के बाद ये बोलते थे कि दौड़ो। उस कमरे में दौड़ाते भी हैं फिर कभी। पैर कैसे खोलने के बाद? जैसे आपने बताया पूरा पैर स्ट्रेच कर देते थे। पैर ऐसे खोल दिए थे उन्होंने, फिर खड़े हो गए, तो यहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई, आज भी आती है। अगर अब मैं लेटूँ, तमाम डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो इसका कोई इलाज नहीं है। 15-20 मिनट से ज़्यादा आज भी मैं खड़ा नहीं रह पाता, घुटनों से नीचे आज भी एक एक लाठी का हिसाब है मेरे घुटने पे, वहीं से मेरी हड्डी दबी हुई है। तो ये सब चीज़ें, जैसे उन्होंने पैर खोले तो वो चीख निकल गई। पैर खोलने का मतलब मैं वो बताऊँ, वो जो उनकी चेयर थी उससे मेरे पैर खोले, जब पिटाई करी, पानी उतार दिया, 2 पीड़ा एक साथ झेल रहा था। जब आदमी का हल्की सी बूंद भी नाक में को जाती है तो दर्द होता है। मेरे तो गिलास में को पानी कुचाया। और सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग वर्दी में इतने निरंकुश बन जा कि सोचते हैं कि तुम, हमारे बीच में तो ये तो होते हैं अभी भी, हमारे भाई ताऊ चाचा ये लोग तो पुलिस में जाते हैं, लेकिन वे इतने निरंकुश हो जाते हैं, वे अपनी जवाबदेही भूल जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सही गलत भी नहीं देखते हुए। उसके बाद उन्होंने जैसे ये पैर मेरे खोल ले, पैर मेरे, फिर उन्होंने चलने के लिए कहा। पानी जिसके अंदर गया हो, पैरों की पिटाई इतनी हुई हो, और वो पिटाई मेरे आज भी याद है कि मेरा पूरा बदन काँप रहा था उस पिटाई से। पैरों पर डंडे लग रहे और नाक में पानी हो। उसमें भी उस चेयर में मैं बिल्कुल तड़प रहा था, बस मेरा दम निकला। फिर वो सब हुआ। फिर एक दिन 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच ऐसा हुआ, एक ऐसा फर्श था, सिर्फ पैर बांधे और पैर में डंडा लिया, मैं सीधा फर्श पे पड़ा। बस मेरे पैर एक न इधर से पकड़ रखा और डंडा कपड़े में के बीच में फंसा रखा, भी पैर ऐसे होते थे, और उन पर पता नहीं कितनी वो मारी लाठी। पैरों पर डंडे, पैरों के जो हमारे तलवे होते हैं, और पैर ऐसे बांध रखे, उस कपड़े में जो गांठ लगी हुई है उसमें कोई डंडा ऐसे दे दिया ताकि पैर थोड़ी पकड़ेगी, डंडा ही तो पकड़ेगी। डंडा आया तो उसमें भी पैर ऊपर रहे ऐसे, फिर दोनों भी पैर ऐसे बना दिए मेरे, जैसे ऊँट के पैर हो, पिटाई करके। तो फिर पैर खोले, कह रहे कि अब दौड़ो। अब जिसके पैर खून से लहूलुहान कर दिए वो दौड़ा तो ऐसे ही थोड़ा रहता। अब ये सिस्टम मुझे भी नहीं पता लगा वो दौड़ा क्यों रहे थे। ना दौड़े तो डंडा मारते थे, पीटने के बाद फिर चक्कर कटवाते थे, फिर चाय पिलाते थे कभी मर जाए। ये सारी पीड़ा हुई, और ऐसे अन्य पीड़ा थी सारी। ये आप एक एडवोकेट भी हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अभी आपके खिलाफ कोई उन्हें सबूत नहीं मिला, तो क्या ऐसे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना लीगल है? ऐसे किया जा सकता है? लीगल नहीं है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपनी गाइडलाइंस भी देखी, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ेगा। जब आप गिरफ्तार करो तो वर्दी में होनी चाहिए, उसके परिवार को सूचना देनी चाहिए। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था। तमाम, एक तूफान सिंह का केस है 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस उसमें जारी करी कि जब भी आप हर थाने में कैमरे लगे होने चाहिए, हवालात में होने चाहिए। अब थाने के बाहर जितने भी अरनेस बनाम बिहार राज्य का केस है, इस सारी गाइडलाइन थाने के बाहर लिखी हुई है कि कोई पुलिसकर्मी भूले ना, कानून का पालन हो और किसी निर्दोष पर अत्याचार ना हो। पालन कौन करता है? पढ़ता कौन है? कोई भी नहीं पढ़ता। तो
आपको आज के टाइम में थाने पर तो कैमरे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन हवालात को नहीं कि आपको कैमरा मिल रहा है। वहाँ ये नहीं मालूम कौन आदमी कितने दिन से टॉर्चर हो रहा है। तो ये जो आपका टॉर्चर था ये कितने दिन तक चला? ये 24 अक्टूबर 2011 का केस। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये पूरा सिलसिला चला। तो ऐसा होता था कि रोज इस तरीके से ही रोज मारा पीटा रोज जाता था? रोज एक टॉर्चर का अध्याय आता था दिन में। वो टॉर्चर क्या होगा मुझे भी नहीं पता था। और फिर 3 नवंबर को उसी थाने के इंस्पेक्टर आते हैं हमें लेने, और अब आप समझ सकती हो कि वो 3 नवंबर की रात का भी जिक्र मैं इसमें करना चाहूँगा। बाकी दिन टॉर्चर यहाँ हुआ, 3 और 4 नवंबर का टॉर्चर हमें उसी थाने में हुआ जिस थाने के सिपाही शहीद हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ सारी मानवता के दे पार हुई। एक बदले की भावना होगी। हाँ, 3 तारीख की रात थी। उस हवालात में हमें बैठा दिया ले जा। जैसे ऐसे हल्की सी पलक भी झपकी तो गेट के पास को बैठाया सबको बुला के। ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, एक कांस्टेबल थे, उनकी बेल्ट, उनके हाथ में टॉर्च थी, एक डंडा था। जैसे ऐसी पलक झपकती तो सीधा डंडा यहाँ को आता था। उस रात को उन्होंने हमें सोने भी नहीं दी। और सोना वहाँ इतने दर्द में कैसे नींद आएगी आदमी को। अब 4 नवंबर की जो सुबह थी, उस थाने में पीएससी भी कैंप की हुई थी। एक थाने में से और जेल भेजने तक प्रक्रिया होती है। डोजियर उन्होंने तैयार किया, मेडिकल परीक्षण हुआ हमारा, सब ये सब चीज़ ठीक हो गया। तो पहले तो कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने जेल भेजने से पहले, जैसे आम लोग। उसके बाद उन्होंने डोजियर तैयार किया। फिर उस हवालात के सामने एक वो है पिलर, बरामदे के सामने एक पिलर। उस पिलर पर 2 सामने से ऐसे मिला दिया, 2 लोगों ने उस पिलर के सामने को आता आगे खींच लिया। तो जब पिलर सामने है और 2 लोग हाथ खींच रहे हो तो आप कहाँ जाओगे पिलर सामने? नंगा करके पिटाई करी सब। पूरे कपड़े उतार देते थे? पैंट उतार दी, कुछ नहीं छोड़ा नीचे। वो इसलिए नहीं छोड़ा उन्होंने क्योंकि जिसकी जब तक सर्दी उतरी, एक फट्टा था उनका भी, मतलब उसमें क्या बताऊं, तो हैंडल लगा हुआ था। जितना भी स्टाफ था, जिसकी जब तक सर्दी उतरी, शुरुआत की मैं अपनी बात बताऊं, और लोगों को पीटते हुए भी देखा मैंने, और लोग भी पीटे, अपना भी नंबर आया। तो शायद हिप्स पे कहीं खाल नहीं थी, खून और मांस लबालब थे, नीचे लाइन बह रही थी। इतना उन्होंने, पहला जो फट्टा लगा जैसे मैं दूसरे का देखता था, हल्की सी खाल उतरती थी, दूसरा लगा और ज़्यादा सी उतरती थी, तीसरे में हल्का खून आना शुरू हो जाता था, जो मैंने औरों के साथ भी देखा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उसके बाद एक वो, मतलब जो हिप्स का वो था कि वो बिल्कुल टाइट हो जाता था, उनके फट्टे से एक काला काला सा चमड़ा सा छूटता था। वो ऐसे हो जाते थे कि 15-20 फट्टू का तो मेरा दर्द हुआ। उसके बाद सब कुछ सुन, फिर कोई 300 मारो, 400 मारो, भाई जो करना तुम कर लो। तो मेरी भी पैंट उतारी, और उस पिलर के, ये मानो कि 3 महीने बाद दोबारा से बैठ भी नहीं पाता था। 3 महीने तक खून मांस लबालब कर दिया। और जो पैंट निकाल कर उसके बाद वो पैंट हमारे ऊपर कराई, पैरों पे पहले ही आप उसकी। फिर ये करने के बाद हमारे पास खाना आ जाता है 4 नवंबर को, ये वाला टॉर्चर करने के बाद, जो पिलर वाला। अब आप समझ सकते हो कि हमारे बैठने की हालत उन्होंने छोड़ दी थी। ऐसे जैसे तैसे करके, ऐसे तिरछे विरछे से, मतलब रख नहीं पा रहे थे अपना आपको नीचे, दीवार के लग के कैसे मुश्किल से आधी रोटी खाई गई। फिर एक टॉर्चर शुरू हुआ, पूरा दिन पीटे 4 नवंबर को। पीएससी ने गोल घेरा बनाया, बड़ी बड़ी हथकड़ियाँ थी, और उनमें कैप भी था, जितने लोग और भी बंधे हुए थे, ताकि एक डंडा मारे पूरा स्पेस रहे जमीन में गिरने में भी। और वैसे जमीन में गिरा के जानवरों की पिटाई होती देखी थी, ऐसे घुटने से नीचे का, यहाँ लग रही हो लाठी, कहीं भी लग रही हो लाठी, भी उनकी लचकती थी। वो जमीन में गिरा कर पूरी पिटाई। पीएससी का आप समझ सकती हो क्या उन्होंने, जितना पहले तो उन्होंने खुद तांडव मचाया, फिर पीएससी का लाठी चार्ज हुआ पूरा, घुटने से नीचे। आज भी अगर उंगली रखी जाएगी तो 10 जगह वो उंगली, उसी लाठी में मेरी हड्डी आज भी दबी हुई है वहाँ से, दोनों पैरों की। गर्मी हो सर्दी हो, जैसे ही मौसम बिगड़ता है तो मेरी चाल बिगड़ जाती है। टूटे सपने के साथ, टूटे शरीर के साथ जिया 12 साल तक। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के यहाँ गए, वहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, और जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, जीवन दाता मानते हैं, वहाँ पे काफ़ी मरीजों की भीड़ थी,
अस्पताल में, हमें अंदर से ले जाया गया अंदर। तो और मरीज कोई अपना पर्चा बनवाने के लिए, कोई अपना दिखाने के लिए वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे, एक तो इस केस के आईयू और एक ये वही कांस्टेबल जो रात से डंडे मार रहे थे, वे दोनों कुछ बाहर खड़े थे गाड़ी के पास। उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने, ये कान भी थे ना मेरे, ऐसे हॉस्पिटल में पता कितनी बार किया। ऐसे करने के बाद अचानक से पीछे से आते थे और इन कानों को ऐसे 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 मसल देते थे। अब मैं बच्चा ही तो था, ज़्यादा 18 साल से कुछ दिन ऊपर हुए थे, और मेरे साथ हुआ क्या था यही नहीं पता था, क्यों पिटा, क्यों हो रहा है सब। एक लाठी तो ऐसी भी लाठी आई थी कि जितनी तेज़ थी वो कि मैं उसके सामने सटा था, सामने लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सी रखी तो टूट गई थी ऊपर से। फिर दूसरी लाठी आई, वो मेरे बिल्कुल घुटने पे लगी बीचम बीच, और मेरा पैर इतना दर्द हुआ। उस लाठी के लगने के बाद मैंने, आदमी जब पिटता है तो थोड़ा ही सोचता है कि कुछ राहत मिले, तो मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। अब इतनी पिटाई में वॉशरूम भी नहीं आने। फिर मैंने सोचा, गेट भी नहीं बंद करने दिए, और मैं जब उनके सामने वॉशरूम भी नहीं कर पाया तो मुझे फिर उस वॉशरूम में पीटा, ठंडा मारे कमर में मेरी दो। वॉशरूम में ले जाकर भी पीट रहे थे? हाँ, गेट बंद नहीं करने दिए मुझे। और फिर जैसे अब इतनी दहशत में, और नहीं वॉशरूम नहीं आया वहाँ पे, कमर में फिर उन्होंने 2-3 लाठी मारी मेरे। फिर सबके साथ डॉक्टर साहब, खून से लथपथ शरीर, उनके सामने टॉर्चर हो रहा, कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ जख्म ना हो, और डॉक्टर साहब लिख रहे ही इज फिट। तो जिसे हम जीवन दाता कहते हैं, जिन्हें हम प्राणों की रक्षा करने वाले, भगवान का दर्जा कोई आम दर्जा नहीं होता। उनके सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनमें भी परख नहीं रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। उनके कहने पर उन्होंने सही रिपोर्ट लिखी कि इसके कहीं खरोंच भी नहीं है। फिर माननीय न्यायालय की ओर लेखन में प्रस्थान हुए, और 3 से 4 बजे का समय था, 4 नवंबर 2011 को। ऐसे टाइम पे पेश किया गया जब माननीय न्यायाधीश महोदय, अदालत में काफ़ी भीड़ थी और हमारे फेस दिखाई था, आगे से कवर कर दिया सबने, नीचे क्या हालत हो रही इनकी। अच्छा, जब मारते भी होंगे तो ध्यान रखते होंगे कि चेहरे पर कुछ ना निशान आए। चेहरे पर भी अंगूठी जैसे पहने हुए थे। मैं आपको एक चीज़ इसमें मेंशन करूँगी, अंगूठी भी देख के उन्हें सिर में मारना है, उन्हें क्या मारना, कहाँ मारना, थप्पड़ चट्टू, लेकिन चेहरे पे भी ऐसी कोई टॉर्चर नहीं किया उन्होंने जिससे सामने दिखे। उससे नीचे उन्होंने जो करना था उन्होंने किया हुआ था। माननीय न्यायालय में 4 नवंबर 2011 को पेश किया। हाथ हमारे उठवाए गए, कौन आदमी पे, जैसे एक प्रक्रिया होती है। और फिर न्यायालय से और मुजफ्फरनगर जेल की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास, गाड़ी में नहीं हमें ले जाए। इतना टॉर्चर, इतना जख्मी होने के बाद, शर्ट हमारी साइड से, मेरी शर्ट फटी हुई थी, पैरों की चप्पल खुसली थी, नंगे पैर चल रहा था, जेल के गेट तक लाठी लगी। अब जब जेल के गेट पे पहुंचा, वहाँ मेरी आंख में आंसू थे। और आंसू किस बात से आए, जो बचपन से एक मेहनत की थी, एक सपने को लेकर जिया था कि मेरे सारे साथी कुछ आर्मी में हुए, कुछ अच्छी पोस्ट पर गए, पुलिस में भी हुए काफ़ी। आप तो खुद एनसीसी के कैडेट थे। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था मैंने। रिटन भी मेरा जेडी में माफ था। स्टाफ के तौर पर सिलेक्शन भी तय था। 15 दिन बाद सहारनपुर भर्ती आने वाली थी। तो जिस आदमी ने वर्दी आर्मी की, देश की सेना में जाने का संकल्प लिया हो, और वो अपनी आंखों से जिला कारागार मुजफ्फरनगर पढ़ रहा था आंसू के साथ, वो बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं यहाँ से आया जाएगा, वापस नहीं आया जाएगा, जीवन किस ओर जाएगा। एक तरह से ज़िंदगी में अंधकार छाया, और अंधकार कोई छोटा मोटा अंधकार नहीं था। कहाँ तो लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, सुबह रोज़ उठता था, दौड़ लगाता था, अपने कॉलेज जाता था, और अचानक से इतना सब कुछ होने के बाद आप जेल में आ जाओ। और जेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता, ना अच्छी बात मिलती। अब जेल में गया तो जेल का अलग ही नज़ारा देखा, तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ा अपराधी है, सिपाही की हत्याकांड में आया, पुलिस वाले को ये तो मार के पुलिस वालों को मार के आया है। अब वहाँ और भी ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे। तमाम गैंग ने मुझे अपने गैंग में न्योते दिए। अच्छा, तो ऐसा होता है? मतलब हमने तो फिल्मों में ही देखा है कि जेल में ऐसे गैंग बने होते हैं, तो ये सच है? हाँ, ये सच है। जेल में एक ग्रुप रहते हैं कि जो कहते हैं गैंग रहते हैं। कोई किस गैंग का, कि उस बैरिक में रहता है, दूसरी बैरिक में वो गैंग रहता है, दूसरी बैरिक में एक
उस टाइम पे कॉमन मुलाकात का होता था वहाँ पे, सारे एक दूसरे से कुछ टाइम में मिलते भी रहे, कैंटीन पे या मंदिर होता है जेल पे, सबको सबकी जानकारी रहती है। तो जेल अलग अलग गैंग के लोगों को फैसिलिटीज भी अलग अलग मिलती हैं? वो उनकी व्यवस्थाएं होती है कि उन्हें जेल प्रशासन क्या उन पर रेमो कर्म करे, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। लेकिन आप समझ सकते हो कि आए दिन आप भी मीडिया के माध्यम से देखते हो कि कहाँ किसे क्या व्यवस्था मिलती है। और ये बात सही है आपकी बिल्कुल। बड़े लोग तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बदमाश आइडियल नहीं होते किसी के, बड़े लोग तो अच्छे इंसान होते हैं, उनकी ज़रूर उन पर रहमो करम होती है। वहाँ परेशानी छोटा आदमी होता है जेल में, जिसका ये पेशा है उसके लिए जेल नहीं होगी। जो गलत फंसा होगा उसके लिए जेल भी होगी और उसके सामने आर्थिक संकट भी होगा। तो दोनों चीज़ें फेस रही उस टाइम पे। तो जेल में बाकी सोने की क्या अरेंजमेंट होता है? और मतलब जब मैं जेल का सोचती हूँ तो वॉशरूम वगैरह, आप एक आम इंसान थे, एक आम लड़का जो अचानक से जेल चला गया, एक अच्छे घर का लड़का, और फिर वहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह की जो दिक्कत होती है, कैसा था आप वहाँ का तजुर्बा? एक तो उसका नाम ही जेल है, जहाँ की ना हवा अच्छी है और ना खाना अच्छा है, तो वॉशरूम कैसे अच्छा हो सके। ना आदमी अच्छे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन सारे आदमी अच्छे, जहाँ तो नेगेटिव ऊर्जा बहुत है जेल में। तो आदमी घर में तो अपने साफ़ सफाई रख ले, वो तो एक तरह से सबकी होगी, सरकारी समझ लो, जैसे आम भाषा में बोला जाए कि पब्लिक की होगी वो तो वहाँ कोई किसी को एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदार डाल देगा, चल वो आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा कर लेगा, दूसरा आएगा, दूसरा कर लेगा। और भी ऐसे वॉशरूम होते हैं कि उनके गेट भी आधे होते हैं, कभी कोई फांसी ना लगा ले या कोई आत्महत्या ना कर ले, उन पर नज़र भी रखी जाती है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है। जो उस हत्ते में जो चीफ साहब होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, वे नज़र भी रखते हैं। एक बड़ी टंकी लगी रहती है, सब सामान्य रूप से वहाँ कुछ ही घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है, फिर गिनती करने के बाद अंदर बंद कर दिया जाता है। तो वो इतना सा दायरा था, जितनी हमारी टेबल है, इतनी जेल में इतनी जगह में आपको अपनी पूरी दुनिया कह लो या अपना पूरा घर कह लो, आप उसी में रहोगे। इसमें आप घूम लो, बैठ लो, सो लो। इसके ऊपर एक आपका थैला है जिसमें आपका पूरा घर है, उसमें कपड़े कह लो या दवाई कह लो, अपने जो जख्म थे कुछ कह लो, 2-3 जोड़ी कपड़े, उसी में आपका ब्रश कपड़े धोने का, सब उसी में बैठे रहो, सोचते रहो। जेल सोचने का ही तो वो होती है। मैं भी सोचता था पता नहीं कब बाहर जाऊंगा। 1 साल बीता, 2 साल बीत गई। 2 साल बीतने के बाद मेरा फट्टा असल में मंदिर से मिला हुआ था। जेल में बैरिक में छोटा सा मंदिर था, मैंने सबसे कोने की जंगल ली हुई थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं भगवान के चरणों में ही था, बिल्कुल पूजा करता था रोज़ का। और जब मैं नहाने जाता था वहाँ जेल में, तो और 2 बुजुर्ग आदमी बनते जो फैमिली मैटर में मेरा जिक्र करते थे कि ये लड़का बुजुर्ग होकर जाएगा, अभी कभी जा नहीं पाएगा, सबकी सुनता रहता था। उस वक्त क्या चलता था दिमाग में कि लोग ऐसे कह रहे हैं कि कभी नहीं निकल पाऊंगा इस नरक से, और कुछ किया भी नहीं है? उस वक्त कभी कभी जब मन भारी होता था तो सबके सामने नहीं मैं रोता था, मैं वॉशरूम में जाकर रोता था। फिर वे आंसू पूछने के बाद फिर ऐसे हो जाता था कि मैं रोया ही ना। तो जिसने खुद के आंसू पूछने सीख लिए हो, तो मैं फिर इतना मन, और जो आर्मी में जाने का संकल्प था, मन और तन मजबूत हो जिसका, तो मैं दिक्कत नहीं हो रही थी मुझे। पर जेल होती है, दिक्कत भी होती है, सारी चीज़ होती है। बैठा था, 2 साल बीते, 75 किलो जिस समित में वजन था वो 45 किलो वहाँ रह गया था। मैं जेल में कभी बाल भी नहीं रखे सर पे। वहाँ की हवा इतनी ख़राब है कि आदमी का खुजली हो जाए। तो अपने आप को 2 से 3 दिन यदि मालिश ना करे तेल की, तो शायद आधे आदमी किसी का लीवर ख़राब होकर आता है जेल से, किसी का कुछ आता है। बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है अपना वहाँ। खाना वगैरह भी साफ सफाई खाना तो वो बिल्कुल नहीं रहती ऐसा है। साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है। खाना आपको बताऊं, जहाँ पे खाना बनता है, आजकल तो मशीनें चल रही है, लेकिन उस टाइम पे खाना वहाँ पे ऐसे, जो आटा है हमारा उसे ऐसे करते हैं, बनाते हैं, जो गूंथते हैं कोनी से? हाँ। और कोई जाति कोई मजहब का आदमी नहीं होता वहाँ पे, कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। मैंने आपको कहा कि जेल और विद्यालय ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ सारी जाति मिलेगी आपको। शिक्षा का मंदिर, और एक वो तो
समाज से काट कर वो चीज़ बनाई गई। जिसे आप जेलों को तो सुधार गृह बोला जाता था, लेकिन सुधार कहाँ हो रहे हैं। लोग आजकल शौक मानते हैं अपना अपराध करना। वहाँ वो होता था, उनकी ये भी गली हुई होती है इतना करते करते, पसीने उनका आए रहते हैं। और जब वो खाना आता था एक कपड़े में लिपट के, तो वे ऐसे फेंक के मारते थे उसे। अब उनमें से जैसे भीड़ में से आदमी कोई चीज़ चुनता है, 10 आदमी या 20 आदमी, अपनी 5 रोटी गिनती की। अब 5 रोटी भी जेल की रोटी ऐसी होती है कि उनके साइड के तोड़ने पड़ते हैं। बच गई हाथ में 2.5 रोटी। अब 2.5 में से भी जो हवा लग गई तो शायद वे 2.5 भी ना खा पाओ आप। ये हालत थी खाने। तो इस बीच जब आप जेल में ऐसे रह रहे थे तो घर से कभी कोई मिलने आता था या फिर गांव से कोई मिलने आता था कभी? उस जेल में रहने के दौरान मेरे पिता ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे पिता ही पहली बार आए और मेरे पिता ही लास्ट में, जब मेरी रिहाई होने तक मेरे पिता ने ही वहाँ तक आए। शुरुआत में तो वे 15 दिन में आते थे। जब उन्होंने आस छोड़ दी कि अब वो निकल नहीं पाने का, तो वे 1 महीना भी हो जाता था। कुछ पैसे दे के जाते थे, मिलने आते थे, और जब तक वे निकल नहीं जाते थे हम एक दूसरे की तरफ बात हिलाते रहते थे। फिर उसी याद में जब पर्ची आती थी तो ऐसा लगता था जैसे होली दिवाली का दिन हुआ। जैसे 3 राउंड में पर्ची बोलते हैं कि तो रोज़ का 3 टाइम की पर्ची सुनने में टाइम कट जाता कि भाई आई नहीं, मेरी मुलाकात नहीं आई। रविवार के दिन ज़्यादा आते थे वे, क्योंकि उस दिन ज़्यादा टाइम मिल जाता, थोड़ा मिलने का 15 मिनट ज़्यादा मिल जाता। 15 दिन बाद आए नहीं, फिर कोई नहीं, ऐसे ही टाइम कटता रहा। और वे कितना भी आते बेचारे। तो ये बताइए कि फिर आप ये सब झेल रहे थे, तो ये वकालत करने का कैसे सोचा कि चलो अब अपना केस मैं खुद ही लड़ता हूँ और खुद ही अपने आप को न्याय दिलाऊंगा? जब मैं वहाँ परेशान था इस बात से कि मैं आर्मी में नहीं जा पाया, मेरा सपना टूट गया, मुझे आज भी इस चीज़ का मलाल है। शायद इस जो जीवन मिला मुझे, इसमें तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अब मेरी उम्र निकल चुकी है। आर्मी की एक उम्र होती है। लेकिन एक संकल्प ये ज़रूर है कि अपने परिवार से या ज़रूर भेजूँगा किसी को अगली पीढ़ी में। अपने आप नहीं जा सका। कभी नहीं सोचा था कि मैं एडवोकेट बनूँगा, लेकिन जब टूटा शरीर और टूटे सपने हुए, खुद को समेट के बाहर निकले, समाज ने मुझे वो आईना दिखाया कि मैं खुद के लिए लड़ा। और जिस समाज को मैं कभी जानता भी नहीं था, 18 साल का बच्चा कितना होता है कि समाज क्या होता है, समाज ने मुझे सबको दिखाया कि आजकल पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। और ऐसी बात नहीं कि ये मुझे समाज ने गिफ्ट किया, ये मैं ज़बरदस्ती छीना उनसे। समाज की हकीकत ये रही मेरे प्रति, विडम्बना भी है रही कि न्यायालय का फैसले का भी इंतज़ार नहीं करते, अपना फैसला पहले ही सुना दे। पहले सबने दोषी करार कर हाँ। दिया। और जो दिलासा देने आते थे माँ बाप को, वे अपने मरहम लगा के शब्द ये भी मेरे माँ बाप से बोल सकते थे कि चिंता ना करो, सब ठीक होगा, अमित वापस आएगा। वे बोलते थे कि रो मत, अब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी रोना। तो किसी का बच्चा सबसे छोटा उस जगह हो जहाँ वे मिल भी ना सकते। और इन 2.5 साल में एक बात और मैं बताऊँगा, इन 2.5 साल में एक भी दिन मैंने अपनी माँ को जेल में नहीं बुलाया। तो मेरी माँ ये भी नहीं कह सकती कि अमित ने मुझे जेल के चक्कर कटा दिए। इन 12 साल के पीरियड में कभी भी जजमेंट तक कभी मेरे पिता को ये भी मालूम नहीं था कि इस कोर्ट में फैसला आएगा। 12 साल तक कैसे अमित ने कैसे संघर्ष किया, कहाँ से उसने अपनी पढ़ाई करी, क्या करा, कुछ मालूम नहीं। वकालत कैसे की आपने, कहाँ से आया आपके दिमाग में? जेल में जब मैं एक दिन रोने लग रहा था, बहुत परेशान था और ये कह रहा था कि मैं आर्मी में नहीं जा पाया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा था। और फिर अपनी पीड़ा के साथ साथ में और लोगों की पीड़ा देखी। किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं, किसी के पास एडवोकेट की व्यवस्था नहीं, किसी से कोई मिलने भी नहीं आ रहा, बहुत पीड़ा में थे लोग। तो मैं ये सोचा कि मुझे खुद लड़ना। वहीं से एक जेल में थॉट्स आया था मेरा कि अब मुझे वकील बनना। जब तक आप ये सोचोगे, मन में आया कि तुम ख़त्म हो, कुछ कर नहीं सकते, तो तुम ख़त्म ही रहोगे। और जब आप ये सोच लोगे मुझे शुरू ही अब होना, इस लाइन पे काम किया जीरो से। वो है ना कि ना उम्मीद ज़िंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। मैं तो शून्य था, आज भी मेरे पास पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं रहा था मेरे पे। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। और उस फर्श पे 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खून से लथपथ शरीर, जब वो उनका अत्याचार जिन्होंने
वो अपना अत्याचार किया था मेरे पे, मौत की भीख मांगी थी कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो मौत को बड़े करीब से देखा और दूसरा जीवन मुझे मिला। यदि आज यहाँ बैठा हूँ या बोल रहा हूँ तो ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा कि अपने लिए नहीं जीना मुझे, औरों के लिए जीना मुझे, और इसी में मेरा मन लगता है दूसरों की मदद करके। मदद मैं इसलिए भी करता हूँ, अपने जीवन में बहुत मदद का भाव देखा। जब जेल से बाहर आया वो एक अलग सफ़र शुरू हुआ। समाज ने सिखाया कि समाज क्या होता है। किताब फिर से जो मन में जेल में पूजा करता था, ये बोलता था कि उनका ये भगवान मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन वे थे कि जो उसी कॉलेज में मैं जाता था, और मैं ईश्वर को धन्यवाद भी देता हूँ। देखो उन्होंने कैसा करिश्मा किया मेरे साथ। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार करी। 3 साल की डिग्री 6 साल में कंप्लीट होती है। बीए सेकंड ईयर मेरी हो चुकी थी। 2010 में मेरी बीए फर्स्ट ईयर हुई, 11 में सेकंड ईयर हुई, 11 में एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 12, 13, 14 का मेरा गैप रहा जेल में। आते ही 2015 में फिर अपनी वो जो मेरा कलम का रास्ता था, पहले कलम चल रही थी मेरी, जेल से आने के बाद ही मेरी कलम चली, बंदूक नहीं चली। वो दाग मिटाना था मुझे जो लगा था, और उसे लेकर मैं मरना भी नहीं चाहता। आते ही अपनी 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 14 मार्च 2014 को मेरी रिहाई हुई मुझे फुनगर जेल से। तो जब रिहाई हुई, गाँव में मैं कुछ ही महीने रह पाया, 1-2 महीने, और मैंने अपना एडमिशन लिया। बस पेपर देने आया था मैं बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में। तो फिर मैं 22 नवंबर 2015 को मेरी वापसी हुई थी। तो 8-10 1 साल के आसपास का बीच का जो समय रहा, 14 मार्च 2014 से 22 नवंबर 2015 तक, वो मैं गुड़गांव में रहा। गुड़गांव में क्यों रहा मैं? वो समाज ने मुझे इतना हीन भावना में से देखा कि जब मैं गाँव में गया अपनी, तो मुझे देख के गेट बंद हुए लोगों को। मेरे पास सबको खड़ा होने से रोका गया। बाज़ार में यदि मैंने एक जूस भी पिया, उस जूस वाले ने पैसे नहीं लिए। लगता होगा कि एक अपराधी आया है। हाँ, तो मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप मेरे से पैसे नहीं ले रहे? अगर आप पैसे नहीं लोगे तो मैं आज के बाद जूस नहीं पीने का तुम्हारा। वो ज़बरदस्ती पैसे ले लिए। फिर मेरे जो पिता से भी बड़ी उम्र के थे, वे लोग मुझे नमस्ते करने लगे। उनकी सोच ये थी कि बदमाशी आइडियल होते हैं, एक गुंडा है, क्रिमिनल है, इससे डर के ही रहो। लेकिन मुझे किसी को डराना नहीं था। जो मेरे ऊपर हुआ था वो मिटाना था मुझे। रिश्तेदार उनका कैसा रवैया था? वो है ना कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। तो इस बीच में सारी बात आ गई। जब मुसीबत आवे, कुछ ही चंद लोग रहते हैं, खुद के चुने हुए लोग रहते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। और मुकदमा तो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ दे। और मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं था, फांसी का मुकदमा था, पुलिस का मुकदमा था। पास लगने से भी लोग इसलिए डरते थे कहीं तुम्हारे पे कोई आफत ना आ जाए। तो ये चीज़ मैं महसूस करी। और जो मेरे साथ रहा, जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं, वो जिसने मुझे पहचाना कि ये लड़का क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका व्यवहार क्या है, इसकी संगत क्या है, उसने कभी मेरे साथ नहीं छूटा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। तो वे नमस्ते करने लगे। मैंने कहा आप मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कह रहे कि नहीं, हमने तो, मैं समझ गया था। मैंने कहा आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बाहर आया? तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैं भटकता हुआ गुड़गांव पहुंचा। आपने गाँव ही छोड़ दिया? गाँव प्रदेश मैंने छोड़ दिया। अरे ये मेरा नियम भी है। जब मेरा जजमेंट आया उससे पहले 2-3 साल तक मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। मैं गाँव में ही नहीं गया। उस गाँव में मेरे पिता से, मेरे से उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि अमित क्या कर रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वो जब भी मैं किसी प्रोग्राम में गया, वहाँ से कब आया, जेल से कब आया, जेल से कब आया, भाई उन्हें बोलने से पहले ये भी नहीं पता था कि तुम पब्लिक पैलेस पे क्या पूछ रहे हो, किसी शादी समारोह में क्या महसूस कराते थे मुझे। मैं गाँव ही जाना छोड़ दिया। 3 साल तक गाँव नहीं गया। पिता पूछते थे भाई केस में क्या चल रहा है। तो जिस दर्द में मैं जीता था, कभी माँ बाप है महसूस तो करते होंगे भी, लेकिन कभी अपनी सिकन नहीं दिखाई चले कि मैं परेशान हूँ। कभी कोर्ट के वे पूछते थे कि भाई तेरे केस में क्या चल रहा है। मैंने कहा वो तो बंद पड़ी फाइल कोविड की वजह से। एक भी तारीख का नहीं पता उन्हें। अगर मैं ये बताता कि उनका बेटा हर तीसरे दिन, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई है 2019 के बाद, हर तीसरे दिन अब एक आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर बस में सवार होकर मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी तय करता है, तो शायद वे मदद तो ना कर पाते। मदद करने की उनकी क्षमता भी नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद और प्यार, उनकी बेबसी उनकी आंखों में नजर आई। उनके आशीर्वाद की बदौलत मैं आपके सामने बैठा। उनके आशीर्वाद की बदौलत मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करी। हर दोस्त का मैं कर्जदार हूँ जिसने वो 500 का नोट दिया मुझे तारीख पे जाने के लिए। तो जब मैं वहाँ गया और मुझे फैसले की तिथि 19 सितंबर 2023 को माननीय न्यायालय ने फैसले की तिथि मुकर्रर की कि 27 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अब मेरे सामने चिंता ये हुई कि घर बताऊं या ना बताऊं।
मन में सवाल उमड़े, तो मैंने 2-3 दिन बीतने दिए, क्योंकि 27 का बहुत टाइम था, अभी गांव में दोनों बुजुर्ग थे। मैंने 23 तारीख में उन्हें बताया कि 27 में मेरा फैसला आएगा, और वो मैं इसलिए बताया क्योंकि अब उन्हें जानने का हक था। कल को मेरे फैसला मेरे विपक्ष में आता या मेरे खिलाफ आता, तो वे ये ना कहते कि अमित ने हमें कुछ बताया नहीं। तो करीब 12 साल के बाद ये फैसला आने को 12 हुआ। साल के बाद ये फैसला आना था, और गांव के लोग जैसे आपस में आसपास के लोग चर्चा करते हैं, कह रहे कि केस कोई छोटा केस नहीं है। तो ये चीज़ मैं एक समझना चाहूँगी, आप जब LLB आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद ही आपने अपना केस खुद से हाँ, लड़ना जब शुरू मैं किया 22 होगा। नवंबर 2015 को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आया, एक जेल से निकला हुआ व्यक्ति शिक्षा के मंदिर में पहुंचा, तमाम सपने लेकर, जिसके सपने भी टूटे थे, शरीर भी टूटे थे। किसी को मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उन मेरे भाई के मित्र हॉस्टल में वहाँ पर रहते थे, प्रशांत जी, उन्होंने मुझे आसरा दिया, और फिर कुछ दिन वहीं मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरी LLB हुई, और वहीं से मेरी LLM की पढ़ाई हुई। LLM भी मैंने 2020 में किया। 2015 से 18 के बीच मेरी LLB हुई, और 18 से 20 मेरी LLM की पढ़ाई हुई। और मेरी जो LLM की पढ़ाई हुई, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जहाँ मेरे सपने टूटे थे जेल में, मैंने अपना शोध जेल पर ही किया, जेल पर ही रिसर्च की। जहाँ मेरा सब कुछ जेल शब्द मेरे जीवन में जुड़ा, मैंने वहाँ से अपनी पॉजिटिव चीज़ उठाई, और आगे भी अगर मैं PhD करूँगा तो भी जेल पर ही करूँगा, लॉ में PhD करूँगा, LLD करूँगा। तो टूटे सपने टूटे शरीर के साथ बढ़ता रहा। इसमें कोई ऐसा जो 2015 के बाद आज 2024 चल रहा है, मैंने अपने जीवन में रिश्ते टूटते भी देखे और नए रिश्ते पनपते भी देखे। तो ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसका मैं कर्जदार नहीं हूँ। सब ने सहयोग किया मेरा। तारीख पे जब मैं जाता था तो उन्हें ये मेरे से पहले मेरे दोस्तों को फिक्र रहती थी कि कल जाएगा, और मेरे जाने से पहले 500 के नोट की व्यवस्था करते थे। जाता था और सब लोग, मैं फिर 500 का नोट वो लौटाता था। उस अगली तारीख के आने से पहले मैं भी छोटा मोटा काम करता था, ऐसे ही भटकता था। तो जब मेरठ में मैं अनाथ की तरह घूमता था उन सड़कों पर, जब मेरे जीवन में कुछ लोग नहीं आए थे परिवार के रूप में, तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूँगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और मुझे महकने का मौका मान्य न्यायालय ने दिया, मुझे बाइज्जत बरी किया, उस अपराध में बरी किया जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज मैं बैठकर सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ ये, और फिर मैंने यही महसूस किया, जो हुआ मैंने अपना किरदार निभाया इसमें, जो स्वर को मंजूर था। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मैं अपने केस में जी रहा। फिर 2019 में आपने पूछा था कि अपने केस में, उससे पहले मेरे एडवोकेट थे इस केस में। जब उस केस में यदि 2019 से पहले मुझे सिर्फ तारीख मिली, 2011 से 19 तक सिर्फ तारीख, कुछ नहीं। केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, सिर्फ तारीख पे तारीख आ जा रही थी। तारीख पर तारीख। अब 2019 में इस केस में एक संजय जी, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही, वे भी इसमें आरोपी बनाए गए थे। और IO साहब को देखो, उन्हें यही जानकारी नहीं कि एक तो मुझे उन्होंने निर्दोष फंसाया। संजय जी उस दिन उन्हें 2 तो आतंकवादी मारे, 50 से ज़्यादा मेडल दिल्ली पुलिस के CP ने उन्हें दिए। घटना वाले दिन वे ऑन ड्यूटी, उन्हें ये भी जानकारी नहीं जिसका नाम लिख रहे हो कि वो पुलिसकर्मी है, और उन्हें भी आरोपी बना दिया। उन्हें आरोपी बना दिया। उस इंसान ने भी 12 साल सफ़र किया, जो विभाग में अपने ईमानदार रहा, उसे दागी बना दिया। तो इस केस में सफ़र यदि किसी ने किया है तो संजय ने किया। संजय तो अपने आप को पुलिस का सिस्टम का हिस्सा होकर नहीं बचा पाया, तो मैं तो 18 साल का बच्चा था। मैं तो फिर कानून के गलियारे से होकर तमाम मेहनत करी, जो एडवोकेट होने के बावजूद मैं सूझबूझ तरीके से जो सारे जतन कर सकता था, अपना 100% में दे सकता था, वो दिया मैंने। तो फिर जो इस केस में जो बाकी 13 लोगों का जजमेंट आया, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें घटना का मुख्य हत्यारोपी था जो 1 लाख का नाम है, उसका एनकाउंटर हुआ। एक आरोपी और था, उसकी कैंसर से मृत्यु हुई। बाकी तीन आरोपियों की, तीनों की कैंसर से मृत्यु हुई और एक का एनकाउंटर हुआ। बाकी 13 लोगों का इसमें जजमेंट आया, जिसमें एक आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 12 लोग इसमें बरी कर दिए। उन 12 में से एक आप भी थे? उन 12 में से एक मैं भी था, और वे दिल्ली पुलिस के जो सिपाही संजय जी है वे। बाकी जो 10 लोग थे उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वे 10 लोग उसी गाँव के थे। उन्हें ऐसी बात करने में ही मजा आता था। वे कभी ये नहीं चाहते थे कि नहीं, उन्हें उनका न्याय, मतलब वो अपराधी ही थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था, मतलब उनकी मानसिकता थोड़ी आपराधिक थी।
जैसे उन्हें यही बात करने में मजा आता था। किसी का कोई कैरियर नहीं था, सारे 8वीं पास लोग थे। ये तो संजय फेस कर रहा था, संजय के सामने संजय के सारे प्रमोशन रुके हुए थे, मेरे सामने मेरा पूरा कैरियर खत्म हो गया था। कैरियर खत्म हो गया था। सबसे कम उम्र का मैं था, मेरे कितने तो उनकी उम्र के बच्चे थे। तो उनके लिए तारीख एक पिकनिक होती थी। मैं जहाँ संघर्ष अपना केस में मजबूत पैरवी के लिए करता था कि वे संघर्ष इसलिए करते थे कि तुम बड़ी डेट मिले, ताकि तुम आओ 1 महीने बाद, सारे मिलो और चाट पकौड़ी खा के वापस लौट जाओ। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा ही था उनके दिमाग में। जब मुझे ये भी कमेंट सुनने को मिलते थे जब मैं अपने केस में जाता था, एक एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व करता था कि ये वकील बन रहा है, इसे बड़ी जल्दी आ रही है। एक वो पुलिस वाला, इसे क्या जल्दी आ रही थी, वो हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेगा। तो संजय जी तो इस केस में हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाए। डायरेक्शन कौन लाएगा? जो आदमी गलत फंसा होगा, जिस आदमी को इंसाफ चाहिए होगा। तो हमें इंसाफ चाहिए था, बाकी लोगों के लिए तो तारीख पिकनिक बन रही थी। अच्छा, जब आप कोर्ट में खुद का ही केस लड़ते हैं तो आप एक वकील की जगह पर खड़े होते हैं या फिर जो एक अक्यूज्ड होता है उसकी जगह पर खड़े होते हैं? ट्रांजिशन कैसे होता है? ये मैं अपने केस में आरोपी भी था, कटघरे के अंदर भी और कटघरे के बाहर भी। जब तक मेरी सारी एविडेंस कंप्लीट नहीं हुई, सारी जिरा कंप्लीट नहीं हुई, तब तक मैं एक एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जिस दिन फैसला आना था, मैंने कानून के पेशे का, वकालत के पेशे का सम्मान करते उस दिन मैंने कोट नहीं पहना। मैं वहीं खड़ा हुआ क्योंकि मैं अपना फैसला सुनना था। न्यायालय की नज़रों में मैं एक मुकदमे में आरोपी बनाया गया था जिसका फैसला आना बाकी था। तो मैं उस दिन कोट पैंट अपनी वकालत की ड्रेस में नहीं गया, एडवोकेट की ड्रेस में नहीं गया, मैं वाइट पैंट और वाइट शर्ट में गया और वहीं खड़ा हुआ आरोपी के रूप में। माननीय न्यायालय का फैसला आया 2:47 पर कि अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया और अमित को अदालत बाइज्जत बरी करती है, इसके अलावा अन्य सभी को करती है। तो मेरे जीवन में ऐसा लगा वे सब सुन के, जब माननीय न्यायालय का फैसला कि जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ हो। जिस दिन के लिए मैं जिया था, जिस दिन के लिए मैंने मेहनत की थी, वो मेरी साकार हुई है। आंखों में आंसू थे। उस दिन भी जजमेंट में मेरे पिता थे। यदि मैंने बोला कि मैं अपने पिता को चक्कर नहीं कटाई, तो वो सिर्फ इसलिए बोला कि मैंने कभी किसी को परेशान नहीं। सारी लड़ाई अकेले लड़ी है। मेरे खुद के चुने हुए संबंध वे मेरे साथ थे। लेकिन जो अपने सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो लोग साथ नहीं थे। कुछ लोगों के तो फोन तक नहीं आए। ये था कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। उन्हें बहुत मतलब एहसास कराया उन्होंने। मुकदमा मैंने ये महसूस किया जीवन में कि मुकदमा अच्छे रिश्ते तोड़ देता है। अगर कोई इस आपकी मुसीबत को, पीड़ा को समझता है कि ये लड़का किस दर्द में जिया है। बस मैं कभी मर नहीं पाया, बाकी तो परेशान तो मैं भी बहुत हुआ, लेकिन मैं कभी मन का इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं फेस नहीं कर पा रहा से। नहीं, ये था कि अगर मैं मर भी जाता तो ये दाग लेकर नहीं मरना चाहता था, वो दाग मिटाना था। माँ बाप ने कभी नौकरी नहीं मांगी मेरे से, ये कहते थे कि हमें चैन से मरना है। तो ये कोई आम शब्द नहीं थे मेरे लिए। उस काम पे मेहनत करता था। एक बार 3 वर्ष पहले जजमेंट आने से पहले मेरी माता जी ने, बुजुर्ग हो रही है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बेटे की तुम्हारे सामने शादी हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा मामला कब तक निपटेगा। तो मैं भावनाओं में बह के कह लो या एक माँ के प्रति बेटे का लगाव कह लो, मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारे सामने तभी आऊँगा जब एक दाग ही मिट जाएगा मेरा। अब मुझे नहीं पता था कि इस दाग को मिटने में 3 साल और लगेंगे। कितना वक्त लगेगा? हाँ, तो मैं 3 साल तक नहीं गया अपने माँ बाप के पास भी। वीडियो कॉल में उनसे इसलिए नहीं कर पाता था, छोटा फ़ोन पे, बड़ा फ़ोन नहीं आता चलाना। फ़ोन पे बात होती थी। अगर आप एक पौधा भी लगाते हो तो आपका उसे देखने का मन करता है। मैं तो उनका बच्चा था, मेरा भी मन करता होगा उनमें क्या परिवर्तन हुआ, उनका भी करता होगा आज क्या पहना है उसने। हर माँ बाप की इच्छा होती है। 3 साल तक नहीं जा पाया। फिर 26 सितंबर की जो रात थी, जैसे अगले दिन मुझे जजमेंट पे जाना था, वो रात बहुत ख़तरनाक रात थी। वो और लोगों की स्टोरी सुनता था मैं कि वे कैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन फील मैंने किया वो पल ऐसा था कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये था कि पता नहीं कल ज़िंदगी किस ओर जाएगी। जितना प्रयास कर सकता था मैं किया, जितनी मेहनत कर सकता था किया। और उस वक्त की बात बताऊं, अगर उस वक्त पर आपके साथ कोई खड़ा है तो शायद वो इंसान नहीं हो, भगवान है। तो उस वक्त भी मेरे खुद के चुने हुए संबंध मेरे साथ खड़े थे। जो गिफ्ट के रिश्ते में पैदा लेकर हुआ था, कोई मेरे पास नहीं था, कोई एक भी। फ़ोन तो मेरे माता पिता का आया, बाकी कोई मेरे से मिलने तक नहीं आया वहाँ पे कि कल की। देखो जब कोई बात होती है, माननीय न्यायालय का फैसला आना होता है, तो कम से कम एक बार ये तो आदमी सोच ही लेता है कि पता नहीं फैसला क्या आएगा,
चलो एक बार मिल लेते हैं। अगर कोई उस पल में भी आपको याद ना करे तो आपको ज़िंदगी का सही आईना समझ में आ जाता है ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक मोह से बंधी हुई परिभाषा है, सच बताऊं। और ये मैंने बड़े करीब से देखा। मेरे पास जो उस रात लोग थे और मुझे जो उस सफ़र में मुझे वहाँ तक लेकर गए, तमाम मेरे दोस्त मेरे साथ थे। तमाम जो मेरे खुद के चुने हुए संबंध थे, जिन्हें मैं परिवार मानता हूँ, वे लोग मेरे साथ थे। बाकी जो मेरे गिफ्ट के रिश्ते थे, कोई मेरे पास नहीं था। कोई सगा रिश्ता नहीं था साथ में। कोई पास नहीं। तो अब आज जब आप अब बाइज्जत बरी होकर वापस अपने गांव गए इतने सालों के बाद, तो अब लोगों का कैसा बर्ताव रहता है? जब मैं इस केस में बरी हुआ तो मैं सबसे पहले वहीं गया जो मेरे खुद के चुने हुए रिश्ते थे, क्योंकि अगर मैं उनके बीच में अपना गम बांटा तो मेरा खुशी भी बांटने का अधिकार उन्हीं लोगों के बीच में पहले था, जिनके बीच में अपने 12 साल की व्यथा, अपने आंसू दिखाए, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो उस पल, और जिन्होंने हर पल मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ। तो मेरा कर्तव्य ये था, और मेरे माँ बाप के संस्कार भी ये थे कि हमसे पहले वे लोग हैं तेरे जीवन में। तो मैं उसी घर गया जो मेरे खुद के चुने हुए रिश्ते थे, जिन्हें मैं परिवार मानता हूँ। वे लोग मेरे साथ खड़े थे। और जो बाकी रिश्तेदार हैं, जो गांव के लोग हैं, वो अब क्या कहते हैं? अब तो कोर्ट ने बोल दिया है कि आप उसके बाद मैं गांव गया। मैंने जैसे 12 साल तक ये चीज़ें हुई, बहुत लोगों ने, किसी ने गुंडा कहा, किसी ने कहा अपराधी कहा, किसी ने कहा कि वापसी नहीं कर पाया। मैंने सबकी बात ली और अपनी जेब में रख ली। जिस बात का जैसे भी गहनता से विचार किया कि ये मेरे अंदर तराशना क्या चाह रहे हैं, मैंने मुझे अपने आप को, जो वे लोग बोलते थे, हमेशा मैं उल्टा किया। अपने आप को तराशा, कभी नहीं भटका कि मेरे बारे में लोग क्या करें। संघर्ष करने वाले व्यक्ति की एक पहचान होती है कि अगर कोई उसकी निंदा भी कर रहा है तो उसमें वो मुस्कुरा के आगे बढ़ जा। और एक परिणाम एक ऐसी चीज़ होती है जो परिस्थिति के अनुसार लोगों की राय बदल देती है। तो मैंने उन लोगों की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, मैं तो परिणाम पर भरोसा किया। परिणाम आया, वही लोग हैं जो कभी ताना मारते थे, आज मेरे पिता से नंबर मांगते हैं। आज मेरे पिता यदि बाजार में जाओ तो बोलते हैं अमित के पापा आए हैं, किसी शादी में जाओ तो अमित के पापा आए हैं। तब भी तो बोलते थे कि जब मेरे पापा को कहते इसका बेटा अपराधी है। तो जब आप मेहनत करोगे शिद्दत से, आप अपने परिणाम पर मेहनत करोगे, तो परिस्थिति के अनुसार लोगों की राय भी बदलती है। मैंने बताया था ना कि कुछ लोग हमेशा यही पूरा जीवन बिताते कि जो 4 लोग क्या कहेंगे। मैं यदि यहाँ बैठा हूँ, ये काला कोट पहना है, तो ये मुझे गिफ्ट नहीं दिया समाज ने, ये मैंने छीना उनसे। उन्होंने तो मेरे से ऐसा अधिकार छीन लिया था। और जब आदमी निर्दोष भी हो ना, कोई उसे इतनी हीन भावना से वे देखते हैं कि अगर कोई निर्दोष भी हो, उसे भी अपराध के रास्ते पे वो आदमी हीन भावना का, तो जैसे समाज जैसा देखता है, ऐसे देखता है, तो वो हीन भावना का शिकार होकर अपराध की ओर बढ़ जाता है। मेरे पास भी तमाम ऑप्शन थे, तमाम गैंग ने नहीं होते दिए कि हमारे गैंग में हो, हमारे गैंग में, लेकिन वो ना मेरी राह थी, ना मेरी चाह थी। मैंने कलम चलाई, बंदूक नहीं चलाई। और मैंने कलम चलाई तो अपना अच्छे अक्षरों में नाम लिखा, बंदूक चलाता तो काले अक्षरों में नाम लिखता। और कलम की ताकत की वजह से आप आज यहाँ आए। जी, कलम की ताकत की वजह से और इस देश का खूबसूरत संविधान की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अब एक चीज़ कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। अब तो जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर फिल्म भी आने वाली है। जी मैम, इस काफ़ी मुंबई से मेरे पास ऑफर आए हुए हैं। अभी मेरे पास कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के फ़ोन आए हुए हैं। और अभी मेरी हाल ही में सरगुन मेहता जी से मुलाकात हुई थी चंडीगढ़ में। काफ़ी लोगों ने मुझे बुलाया भी है, काफ़ी यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है स्पीच के लिए, काफ़ी बड़े प्लेटफार्म मुझे मिल रहे हैं आपके आशीर्वाद से। तो अंत भला तो सब अच्छा। और मैं चाहता भी हूँ, अगर मेरे जीवन के संघर्ष से किसी की जो आंखों में जो धूमिल रोशनी हो रही है, उनकी आंखों में एक दरीचा है, उम्मीद की किरण में बन सकूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए जाऊँगा। नहीं, जो वक्त आपने झेला है उस वक्त हमें पता नहीं होता है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। आने वाले पल का किसी को नहीं पता रहता। अगर कोई तभी बता दे कि सब ठीक हो जाएगा तो शायद एक सुकून मिल जाए। इसी का नाम सस्पेंस है। तो सस्पेंस जरूर रहना चाहिए। लाइफ में मेरा काम था, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो मैं तो अपना कर्म करा, फल भगवान ने दिया। ईमानदारी से रहा, नेक नियति से रहा, तो आज आपके सामने बैठा। मन चंचल होता, क्रिमिनल होता, तो कहीं और बैठा रहता। नहीं, और एक चीज़ और है, आपने काफ़ी दिमाग से काम लिया। आपने उस समय सोचा कि अब
पढ़ाई का रास्ता अपनाते हैं, अपना केस खुद ही लड़ते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग सोच का नतीजा रहा है, मुझे अलग लगता सोच है। थी। खुद सामने देखता था तो सब कुछ नजर, पीछे देखता था तो टूटा शरीर और टूटा सपने थे। तो वही है ना कि मैं तो अकेला निकला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो अच्छे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ दिया, और भगवान का तो बहुत ही बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया। और इस दूसरे जीवन में जीता तो मैं पहले भी औरों के लिए ही था। मैंने मरणोपरांत अपनी आंखें भी दान की हुई है एम्स में। मेरठ में सुभारती हॉस्पिटल है, वहाँ के ब्लड बैंक में मेरा परमानेंट नंबर लिखा रहता है। यदि मैं ब्लड ना दूँ तो मेरे तमाम साथी यूनिवर्सिटी के ब्लड देते हैं। लेकिन कोई निसहाय व्यक्ति दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे मन की भावना तो लोगों की मदद करना है। मदद इसलिए करता हूँ, सच बताऊँ तो 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में जो अत्याचार हुआ, इन 12 साल के बीच में जो गुड़गांव की सड़कों पे जब 3,000 रुपये की नौकरी करी, 2 टाइम खाना ना मिला, गुड़गांव गांव में शाम को 5 बजे सदर बाज़ार से ला के कैलेंडर डायरिया बेचना, तो ज़िंदगी की अहमियत समझता हूँ कि ज़िंदगी किस मोड़ से हो गई। खाने के लिए लाइन में लगता था, जहाँ धार्मिक आयोजन हो, जहाँ भंडारा हो, आज कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा। और जब खाना खा लेता था तो पन्नी में शाम का भी लाता था, पॉलीथीन में। तो ज़िंदगी बड़े दर्दनाक मोड़ से होकर गुजरी। और कितनी भी ऊंचाई भगवान दे लेना, लेकिन कभी अपने दिन नहीं बोलने और किस दर्द से मैं निकल के आया। इसलिए कहता हूँ कि दूसरा जीवन मेरी लोगों की मदद के लिए, जो कोई मेरे जानता नहीं मैं उसकी मदद कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप गुड़गांव आए थे तब फिर पैसे वगैरह तो रहते नहीं होंगे, नहीं। वो तो खुद से ही कमाना है, खुद खुद से से ही ही खाना कमाना है। था। और मैं आपको बताऊं, भटकता हुआ मैं गुड़गांव कोर्ट पहुंचा, क्योंकि मन में वो जेल में बात क्लिक करी थी मुझे एडवोकेट बनना। उससे पहले मेरे भाई मुझे मारुति की फैक्ट्री में लेके गए गुड़गांव में, और वहाँ उन्होंने मुझे 8,000 रुपये 12 घंटे की काम क्या था, लेबर का काम था। वहाँ उस फैक्ट्री से मैं अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने सीख के, तो मेरे भाई कहने लगे, अब ये कह लो कि वे मेरे साथ आए थे बस, क्योंकि वहाँ गांव में तो आपको मैं बताया था कि वो सब चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ रहा था। तो मैंने अपने भाई से कहा कि तुम वापस जाओ, तुम यही तो चाहते हो कि मैं घर ना रहूँ या मैं घर ना। अच्छा, वो इसलिए यहाँ लाकर छोड़ गए जिससे घर पे ना आप इसके रहें, जीवन में कुछ घर ना रहे ये, और ये अपना कमाता खाता रहे बाहर ही, और तू हमसे ना मतलब रखे। भाई ये तो नहीं मैं कहूँगा, खैर भाई है, बड़े है वे। तो जब मैं वहाँ पर आया गुड़गांव में, तो मेरे भाई मुझे फैक्ट्री में ले गए मारुति की। वहाँ पे कोई यादव जी थे उस टाइम HR। तो उन्होंने पूछा क्या काम करोगे, मैं फ़ाइल भी लिए हुआ था अपनी। कह रहे फाइल तो रख लो पन्नी में अपनी, जो पोलोथीन थी आपकी, यहाँ तो लेबर का काम है, यहाँ अनपढ़ आदमी का काम है, पढ़े लिखे का काम नहीं है। तो मैं एक बार को अपने भाई की तरफ को देखा, कह रहे कि एक बार इसे ट्रायल दिखा दो। तो मुझे उस पट्टे पे अंदर ले जाएगा जहाँ मारुति के पार्ट्स का काम चलता था। कोई बोल्ट कस रहा है, कहीं पर चिंगारी उठ रही है। तो मन में आया कि जब सब कुछ सही सलामत है तब इस फैक्ट्री में लेकर आ सकता है कोई। तो यदि हाथ पैर यहाँ कट गए तो कोई, मैंने कहा आप जाइए भैया, मैं वापस नहीं, मैं खुद देख लूँगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वे मेरी बेहतरी के लिए बेचारे लाए हो, मैं उनकी निंदा भी नहीं करूँगा, तो भाई इसके कुछ पैसे बन जाए उन्हें। लेकिन ये मालूम नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। तो अगले दिन मैं गुड़गांव में एक संदीप जी रहते थे, वेस्ट यूपी से सेल्स में नौकरी करते हैं, मेरे मित्र है वे। उन्होंने मुझे दया के पात्र पर रखने की कोशिश की कि नहीं तुम यहीं रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी आमदनी नहीं है। तो 3,000 रुपये की मुझे नौकरी मिली वंदना मैडम के यहाँ। और अजय चौधरी जो बार के अध्यक्ष है गुड़गांव के, भटकता हुआ लंच टाइम में एक अनजान व्यक्ति पूछता है कि साहब आप मुझे अपने पास रख लो। उन दोनों के ये लफ्ज़ थे कि हम तो आपको जानते भी नहीं, हम कैसे रख लें। मैंने कहा जी रख लो आप, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कह रहे आधे घंटे का समय दो, क्योंकि अनजान आदमी के बारे में सब सलाह मिलाते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे अंदर बुला, बोले कितने पैसे लोगे, मैं कहा जो भी आप दोगे। तो कह रहे 3,000 रुपये देंगे, मैं कहा ठीक है जी। अब 3,000 में भीम चौक के पास वो गुड़गांव में रूम था, 5 किलोमीटर दूरी कोर्ट की थी। अब 5 किलोमीटर पैदल जाना, 5 किलोमीटर पैदल आना, सर्दी में सर्दी ना रुकना, सदर बाज़ार से 100 रुपये की वो जर्सी पहनना, 2 जर्सी ली थी, एक पीली सी एक हरी सी, फिर अपना हाथ सेकना। खाने के लिए जेब में पैसे नहीं, लाइन में कहीं लगे भंडारा हो रहा तो वहाँ पे खा लिया। तो शाम को फिर गुड़गांव की सड़कों पर कैलेंडर तक बेचने पड़े। गुड़गांव गाँव में एक बाज़ार भरता है शाम के समय में, सदर बाज़ार से एक बड़े से थैले में काफ़ी कैलेंडर, सीनरी, पोस्टर, डायरिया लेके जाता था। पहले दिन तो खड़ा नहीं होने दिया किसी ने। दूसरे दिन वहाँ पे एक बैंक के मैनेजर, कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर रहे हैं, नाम सुरेंद्र शर्मा जी है उनका।
उन्होंने अपने घर के बाहर एक कुर्सी एक तक कर दिया था। वहाँ गुड़गांव की बाज़ार में शाम को कैलेंडर सिंड्रा डायरिया बेचता था। तो ये जीवन उस मोड़ से गुजरा कि मुझे खुद नहीं पता था क्या क्या काम करने पड़े, लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं गलत आदमी का साथ लूँ या मैं इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा। जब वो तारीख का सफ़र होता था गुड़गांव के दौरान, मैं ट्रेन में बैठता था गुड़गांव से, बहुत जल्दी आती थी वो ट्रेन और वो 8 बजे मुजफ्फरनगर पहुंच जाती थी। शायद उस ट्रेन का नाम है अहमदाबाद मेल है, जो आती है सुबह के 5 बजे के आसपास आती थी गुड़गांव और 8 सवा 8 बजे मुजफ्फरनगर पहुंच जाती थी। उसी ट्रेन से फिर वापस गुड़गांव लौट जाना। तो एक दिन पहले वो प्रेशर आ जाना कि कल तारीख पे जाना है, वो 3 सारी व्यवस्था इसमें करना, तारीख भी करनी, 3000 रुपये में खाना पीना भी, कुछ वो जो थोड़ी बहुत आती थी, फिर बाद में कैलेंडर बेचने लगा था। तो ऐसा जीवन चला। समोसा खिला दिया तो उसमें संतोष कर लिया। वकील साहब बोलती थी दोपहर में, मैडम वंदना मैडम, अजय चौधरी सर, कि जाओ बेटा लंच करिए आओ। तो गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगाया, पानी पी के बैठ गया। भूख लगी रहती थी, सच बताऊँ कभी नहीं सो किया कि मेरे पास पैसे नहीं। तो उन लोगों का भी धन्यवाद है, दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए। मेरठ आया, मेरठ तमाम दोस्त जुड़ते गए, तमाम दोस्तों ने मदद करी, हर दोस्त ने 500 का नोट दिया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ऐसा कोई दोस्त ही नहीं बचा जिससे मैं पैसे न मांगे हो। जाता रहा और एक मन में वो था कि धैर्य था मेरे मन में, धैर्य और प्रसन्नता 2 चीज़ रखी। धैर्य भी रखा, चेहरे पर प्रसन्नता भी रखी। असंतोष की भावना में कभी मन में नहीं लाया। असंतोष की भावना यदि मन में लाता तो मैं दुखी होता। ये था कि जो भी होगा फेस करूँगा। अगर इतनी मेहनत करने के बाद ईश्वर ने दुख लिखा होगा तो मुझसे मिटा नहीं सकता। इस चीज़ पे भगवान पे एक उम्मीद थी, विश्वास था मुझे। कुल मिलाकर यही है कि अंत भला तो सब भला। अब हम लोग जब सुन रहे हैं हमें बड़ा लग रहा है कि एक कहानी है, ये तो फिल्मों की स्टोरी है, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें झेल रहे थे तो आप ही ये जानते हैं, आप ही महसूस कर सकते हैं कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या क्या थॉट्स आते होंगे। लेकिन अब क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर फिल्म भी बन रही है, तो जो लोग उस समय नहीं साथ खड़े थे सबको बताइएगा कि फिल्म बन रही है, फिल्म देखने ज़रूर जाए वो लोग थिएटर में। फिल्म देखने जाए और जीवन से सीखो भी कि यदि आप किसी का साथ दे नहीं सकते तो उसकी टांग भी मत खींचो। तो ये होना चाहिए। चलिए अमित, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमित की कहानी। अमित का जो संघर्ष है वो ये बताता है कि बुरा वक्त हर किसी के ज़िंदगी में आता है, लेकिन बुरे वक्त में खुद के लिए लड़ना खुद ही होता है, खुद के लिए स्टैंड लेना और अपने आप को सही साबित करना, ये हमें खुद करना होता है। अगर हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएं कि कोई जादू हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, तो शायद ऐसा फिल्मों में ही होता है। असल ज़िंदगी में वो जो जादू है वो आपको खुद करना होता है। तो अमित, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो संघर्ष है, स्टोरी नहीं जो संघर्ष है, बहुत इंस्पायरिंग है और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी काफ़ी इंस्पायर होंगे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में ना आए और ना ही आई होंगी। तो मुझे लगता है जो भी देख रहा होगा आपकी ये कहानी, जो सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इंस्पायर हुआ ही होगा आज। सबसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुसीबत को फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये अनमोल ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं बनी। तो इस ज़िंदगी को हर हाल में जीना चाहिए। रोल उतराव चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, सड़कों में भी गड्ढे होते हैं, तो ज़िंदगी में भी तो गड्ढे ही मानो। दुख एक बुरा समय हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, समय बदलता ज़रूर है। समय बदलता है तो समय की करवट देखो कि समय बदलता ज़रूर है, लेकिन 12 साल लगे लेकिन बदला। तो आप इस चीज़ पे उम्मीद रखोगे। और एक चीज़ और है कि घुटन में आँख में आंसू का मेल मत लिखना। घुटन भी, आँख भी और आंसू भी। घुटन में आँख में आंसू का मेल मत लिखना और निर्दोष में कभी किसी के निर्दोष हिस्से में कभी किसी निर्दोष के जेल मत लिखना। तो ये पीड़ा महसूस करी। आप तो मुझे लगता है कि इस पूरी उसमें से बाहर आ गए किस तरह, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो तमाम लोग होंगे जो निर्दोष होंगे और आज भी जेल में हो सकते हैं। तमाम लोग होंगे, लेकिन लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अपने लिए भी नहीं लड़ पाते, ना वे अपने लिए बोल पाते। तो अपने लिए लड़ना भी चाहिए, अपने लिए बोलना भी चाहिए, अपने लिए हर शिद्दत से वो काम करना चाहिए जो उसे बुलंदी तक ले जाए। लेकिन कोई ऐसा काम ना करो जो वो किसी की आत्मा को दुखाए। अच्छा नेक नियति से, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके फेस पे चमकती है। आप ईमानदारी से रहोगे, पता नहीं आपको क्या चीज़ भगवान दे जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 12 साल में यदि इस दुख की अवस्था में रहा
तो लोगों का आशीर्वाद भी बहुत मिला मुझे। 18 साल की उम्र में ये सब शुरू हुआ था, आज आप करीब 30 साल 30 साल की की उम्र हो गई है, जो एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो कोर्ट कचहरी वो मुझे दाग मिटाने में लगी। दाग और मिटाने सच बताऊं तो जैसे कोर्ट कचहरी के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जा जाते जूते घिस जाते हैं। तो 12 साल जब मुझे लगे तो मुझे वो ये जो पुराने बुजुर्गों ने कुछ मिसाल दी हुई है, अनुभव दिए हैं कि वहाँ पे जूते घिस जाते हैं तो और घुटने दुखने लगते हैं। तो मैं तो जवान व्यक्ति था, 12 साल होते होते मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ये सच है। जाते जाते पर अगर मैं खुद के लिए एडवोकेट न बनता तो शायद पूरा जीवन ऐसे निकल जाता। तो ये अपने लिए लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।